बोलूं? बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, 3 घंटे से। हाँ, माफ करिए मुझे देर हो गई। मैं भी सुबह से चल रही हूँ। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ लोग रुकते हैं, मिलना चाहते हैं, तो रुक रुक के आना पड़ता है, इसलिए देर हो जाती है। तो खास तौर से अपनी बहनें से मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि इनका काम घर पे भी होगा काम। आप तो घर जाके आराम करोगे। देखिए, 20 तारीख को चुनाव है और इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मेरे भाई राहुल गांधी जी हैं। 20 सालों के लिए मेरी माता जी सोनिया जी आपकी सांसद रहीं और आपके आंखों के सामने आपने देखा होगा कि क्षेत्र की इस तरक्की हुई। कई बड़े बड़े उद्योग भी खुले, रेल कोच फैक्ट्री, ये सब, और तमाम एम्स खुला, ये निफ्ट खुला, पूरा एक लिस्ट है, आप लोग सब जानते हैं। यहाँ लालगंज से मैं आज आ रही थी, मैं देख रही थी कि पहले जब हम आते थे तो छोटा शहर होता था, अब काफ़ी बड़ा शहर हो गया है। वो रेल कोच फैक्ट्री आने से वो उसका भी विकास हुआ है। तो ये सब काम जो सोनिया जी ने किए और जो और विकास के कार्य हैं जो हम आपके लिए करना चाहते हैं, उनमें कोई रोक ना है और वो लगातार चलते रहें। इसीलिए आज हम आपसे आग्रह करने आए हैं कि भैया के भी हाथ मजबूत करिए, अपना सांसद बनाइए। तो अब चुनाव के संदर्भ में कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं बातचीत करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ आप समय से इंतज़ार कर रहे हैं, तो ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगी। देखिए, देश में जो परिस्थितियाँ हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। अपने जीवन में आप जो संघर्ष देख रहे हैं, जिन संघर्षों का सामना कर रहे हैं, उनको भी समझना ज़रूरी है, ताकि चुनाव में आप सही निर्णय ले पाएँ और आप अपने ही विवेक से, अपनी जागरूकता से निर्णय लें। आपके क्षेत्र में जागरूकता का बहुत पुराना इतिहास है, जानते हैं? कौन बताएगा कितना पुराना इतिहास है? कौन बताएगा? 100 साल पुराना इतिहास है। 103 साल पहले अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ रायबरेली के किसान खड़े हुए थे। 600 किसान शहीद हुए। और जब इस बारे में मेरे परिवार के सदस्यों को मालूम हुआ, इलाहाबाद में सुना, तो वो इलाहाबाद से यहाँ आए ये देखने के लिए कि ये किसान कौन है जो इतने गरीब हैं लेकिन बिल्कुल दुर्बल नहीं है, जिनमें इतनी आत्मशक्ति है, इतनी हिम्मत है कि इतने बड़े साम्राज्य के खिलाफ खड़े हो गए अपने अधिकारों को मांगने के लिए। तभी मेरे परिवार के सदस्य यहाँ आए और तभी पंडित नेहरू जी पहली बार यहाँ आज़ादी के संघर्ष से पहले भी यहाँ गिरफ्तार हुए, आपके यहाँ के किसानों के साथ। तो आपका बहुत पुराना इतिहास है जागरूकता का, ये कोई नई बात नहीं है आपके लिए। आपने हमेशा इस देश को राजनीतिक दिशा दिखाई है, सही दिशा दिखाई है। कभी कभी जब नेताओं से गलतियां भी हुई, आपने दंड दिया। आपने बड़े बड़े नेताओं को, इंदिरा जी जैसी नेता को एक बार हरा दिया। आपको उनकी एक नीति पसंद नहीं आई, आपने सोचा कि ये ठीक नहीं है, आपने हराया। इंदिरा जी ने आत्मचिंतन किया और आत्मचिंतन करने के बाद 3 साल बाद फिर से आपके पास आई, अपनी गलतियों को सुधार के आई और आपने उनको विजयी बनाया। ये आपकी महानता है। अब इंदिरा जी के पोते आए हैं आपके प्रत्याशी बनके। आपने सुना होगा उनके बारे में। पिछले साल उन्होंने 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। 4000 किलोमीटर 4 महीने चले हर रोज। चल सकते हो आप? मैं तो नहीं चल सकती। तो 4000 किलोमीटर चले सिर्फ एक बात के लिए, एक संदेश देने के लिए इस देश को
कि ये देश एक है, एकता बनाए रखो, प्रेम से भारत को जोड़ो और भारत का विकास करो। वो आप सबसे देश भर में कन्याकुमारी से कश्मीर तक और फिर 4000 किलोमीटर और यात्रा किए, मणिपुर से मुंबई तक कुल 8000 किलोमीटर यात्रा किए, सिर्फ आपके बीच आने के लिए, आपकी बातों को सुनने के लिए, ये समझने के लिए कि जो देश की आम जनता है, जो देश का गरीब है, देश का किसान है, देश का नौजवान है, देश की महिलाएं हैं, किन मुसीबतों से घिरी हुई हैं, किन मुश्किलों का सामना कर रही हैं, कैसा है आपका जीवन और किस तरह से आप अपने संघर्षों से निकल रहे हैं। तो क्या पता चला जब भैया दिल्ली आए, इस यात्रा का नाम था, एक का भारत जोड़ो यात्रा और एक का भारत जोड़ो न्याय यात्रा। जब इन यात्राओं से घर आए, दिल्ली आए और हम सब पार्टी के नेताओं से उन्होंने चर्चा की, तो उन्होंने कहा देखो, मुझे महसूस हुआ है कि 10 सालों में सबसे ज्यादा अन्याय इस देश के गरीब के साथ हुआ है, इस देश के किसान के साथ, इस देश के नौजवान के साथ, इस देश की महिलाओं के साथ। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम ऐसी नीतियां हमें लानी चाहिए जो जनता को मजबूत बनाए। अन्याय क्यों हुआ है? क्योंकि मोदी जी की 10 सालों की सरकार रही है और इन 10 सालों में देश की बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। आज 70 करोड़ देश की जनता बेरोजगार है। आज देश का किसान महंगाई से पिस रहा है। किसान के खेती के हर सामान पे जीएसटी है, जो टैक्स है, और ये बढ़ाया जाता है। हर सामान पे टैक्स है। खेती के लिए अगर खेती का नुकसान होता है, मुआवजा नहीं मिलता, भुगतान नहीं मिलता, उपज का सही दाम नहीं मिलता, ऊपर से आवारा पशु आपकी खेती खाता है, चरे जा रहा है। पूरे देश भर में ये समस्याएं हैं। आप अपने बच्चों को मेहनत से पढ़ाते हैं। मैं पिछली मीटिंग में बता रही थी कि वो जमाना नहीं रहा कि बच्चे की जैसी उम्र हो जाती है उसको काम में लगा देते हैं। एक जमाने में ऐसा होता था, बच्चा जैसे ही काम के लायक होता था हम भेज देते थे मजदूरी में, किसानी में। अब ये जमाना नहीं है। अब गरीब से गरीब परिवार हो, दूर दराज इलाके के गांव में हो, लेकिन अपने बच्चे को सब पढ़ाना चाहते हैं। सही है ना बहन? सब पढ़ाना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि बच्चा हो या बच्ची पढ़े लिखे बड़े हो और उनका भविष्य मजबूत बने, रोजगार मिले, कहीं पे नौकरी लग जाए। एक जमाने में जो बुजुर्ग हैं वो बताएंगे कि सरकारी नौकरी मांगते थे लोग, क्योंकि कहते थे कि अच्छा पेंशन मिल जाएगा, जीवन भर हम सुरक्षित रहेंगे। आज सरकारी नौकरियों में भी वो पुराना पेंशन नहीं मिलता। बच्चे शिक्षित हो जाते हैं, आप मेहनत करते हो, कर्ज भी ले लेते हो, ट्यूशन पढ़ाते हो बच्चों को, बच्चे परीक्षा देते हैं भर्ती की, पेपर लीक हो जाते हैं, घोटाले होते हैं, भर्ती नहीं होती और बच्चे परेशान होते हैं, तनाव होता है, उम्र निकलती रहती है और भर्तियां नहीं होती। अभी मैं जिस मीटिंग में थी वहाँ 2-3 लड़कियां थी, उन्होंने एक परीक्षा दी शिक्षक वाली, और सोचिए 2020 में परीक्षा दी, अभी तक नियुक्ति का इंतजार हो रहा है। पेपर में आरक्षण का घोटाला हुआ, नियुक्तियां नहीं हुई, फिर कचहरी गई और सारा मामला लटका पड़ा है। और ये अकेली नहीं है, ऐसे तमाम बच्चे हैं पूरे यूपी में, पूरे देश भर में बल्कि, जिनके पेपर लीक, घोटालों की वजह से कोई नियुक्तियां नहीं हुई। 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। मोदी जी की सरकार ने भरने की कोई कोशिश नहीं की। तो किसान संकट में है, नौजवान संकट में है। मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं,
दुकान जाती हैं, खाली हाथ वापस आती हैं आधे समय। आप अगर 5 चीज खरीदने जाओ तो सच है कि नहीं कि 2 खरीद के आओगी, 3 छोड़ दोगी, है कि नहीं? सोचोगी कि 2-3 दिन बाद ले लेंगे, अभी जरूरत नहीं है इतनी, आगे देखेंगे। क्योंकि जितना भी काम हो रहा है, जितनी भी मेहनत हो रही है, आप भी अगर घर से बाहर भी कहीं नौकरी मजदूरी कर रही हैं, फिर भी पैसा पूरा नहीं होता, कमाई पूरी नहीं होती। आज परिस्थितियां ये बन गई हैं, कोई सोच सकता था कि 1200 रुपए का सिलेंडर होगा? ये खुद भाजपा के नेता जब 400 का हुआ तो खुद सड़क पे उतर आए थे, खूब आंदोलन कर रहे थे। अब 1200 का हो गया है, अब कुछ बोलते नहीं है। अब दाल महंगी है, सब्जी महंगी है, आटा महंगा है, मिट्टी का तेल नहीं मिलता, चीनी नहीं मिलती, 5 किलो राशन का बोरा पकड़ा देते हैं और वो सोचते हैं कि उनकी पूरी जिम्मेदारी यहीं खत्म। 5 किलो बोरा देंगे राशन का, रोजगार नहीं देंगे। यहां खड़े हो तुम, टोपी पहने हो, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि भाई तुम्हें 5 किलो राशन पकड़ा दूंगी मैं हर महीने, या फिर रोजगार दूंगी, क्या बोलोगे? कौन सा चाहिए? रोजगार। क्यों? हमें भीख नहीं चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए। लेकिन देखिए, कुछ गरीब परिवार हैं जिनको जरूरत है, उनको मिलना चाहिए। लेकिन यहां तक सरकार अपनी जिम्मेदारी सीमित नहीं रख सकती ना। सरकार अगर 5 किलो राशन देगी तो रोजगार भी दे ऊपर से, खेती के लिए सामान को कम महंगा मतलब सस्ता करे, किसान की सहायता करे, महिलाओं को पैरों पे खड़े होने की मदद दे। ये सब करना पड़ता है सरकार को। कोई एहसान नहीं कर रहे हैं आपको 5 किलो राशन के बोरे को देकर, एहसान नहीं, तो आपका अधिकार है। ये अधिकार तो कांग्रेस पार्टी ने आपको दिलवाया, भोजन का अधिकार, जिसमें हमने कानून बनाया था कि हर गरीब परिवार को कम से कम राशन की जिम्मेदारी सरकार पे बनती है, कम से कम राशन का अधिकार है। हमने शिक्षा का अधिकार बनाया, जिसमें हमने कहा कि आपको शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए 1 उम्र तक, ये आपका अधिकार है। तो ये तो आपका अधिकार है, कोई एहसान नहीं है। लेकिन आज क्या हो रहा है? परिस्थिति ये बन गई है कि जो भाजपा की सरकार चल रही है केंद्र में और यहां भी आपके प्रदेश में, इन्होंने सारी नीतियां बड़े बड़े खरबपतियों के लिए बनाई हैं। तो जब सारी नीतियां बड़े खरबपतियों के लिए है तो जनता नकारी जाती है। अब आप बोलोगे कैसे? देखिए, देश की सारी संपत्ति जो है वो बड़े खरबपतियों को दे दी है। देश के खदान, देश के हवाई अड्डे, देश के बंदरगाह, देश के बड़े बड़े सड़कों के ठेके, देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी उनकी सारी सब्सिडरी कंपनियां, ये सारे बड़े बड़े खरबपतियों को सौंप दिए। अब रोजगार भी यहां से आते थे, आरक्षण भी मिलता था इन रोजगारों में, अब नहीं मिलेगा। ये संपत्ति किसकी थी? खदान किसके हैं? मोदी जी के जेब से के तो नहीं है, देश के हैं, देश की संपत्ति है। किसकी मेहनत से बने? आप सबकी मेहनत से बने, और सारा बड़े खरबपतियों को दिया जा रहा है। खरबपतियों का 16 लाख करोड़ कर्जा मोदी जी माफ कर देते हैं। किसान 10,000 रुपए के लिए, 50,000 रुपए के लिए आत्महत्या कर रहा है क्योंकि कर्ज चुका नहीं पा रहा है। अपनी बेटी की शादी करानी है तो कर्ज लेगा, अपने बच्चों को शिक्षित करना है तो कर्ज लेगा, और सरकार कोई योजना नहीं बनाती उसके कर्ज को माफ करने के लिए। बड़ा खरबपति, आपने पता नहीं देखा कि नहीं, अभी किसी खरबपति के बेटे की शादी हुई, किसी ने देखा? जैसे राजा महाराजाओं के पुराने जमाने में शादी होती थी, आपने देखा? क्या देखा? बड़े बड़े महल, जाने कितने लोगों का खाना पीना, ये सब ठीक है।
आपने उनके 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए, जिनके पास पहले से हजारों लाखों करोड़ रुपए हैं, और आप किसान के 10,000, 50,000, 1 लाख रुपए नहीं माफ कर सकते। और जब कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम माफ करना चाहते हैं, कहते हैं ये लोग झूठ बोल रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी, इनके पास पैसे नहीं हैं। आपके पास है। 2 साल पहले मैं यूपी में काम कर रही थी चुनाव के लिए, 22 वाले चुनाव के लिए। गन्ने का भुगतान 15,000 करोड़ रुपए था, पूरे देश भर का। और उस समय गन्ने के किसान जो थे, जो यूपी वाले थे, वो बहुत तनाव में थे क्योंकि उनका भुगतान नहीं हुआ था। मोदी जी ने क्या किया? उनका भुगतान नहीं किया, अपने लिए 16,000 करोड़ रुपए के हवाई जहाज खरीदे, जिससे पूरी दुनिया में भ्रमण किए। जब देखो मोदी जी अमेरिका इधर उधर घूम रहे हैं, और हवाई जहाज 16,000 करोड़ रुपए के हैं, सिर्फ 2 हवाई जहाज सिर्फ उनके लिए। लेकिन पूरे देश का गन्ना का भुगतान नहीं किया। क्या आपको लगता है कि ये सही है? आपको मदद करना है बड़े बड़े उद्योगपतियों को, कोई बात नहीं, करिए, लेकिन क्या देश की सारी संपत्ति उनको दे देनी है? क्या आपको उनके ही कर्ज माफ करने हैं और देश के गरीब के नहीं? आज मेरी बहनें इतनी महंगाई का सामना कर रही हैं, रोती होंगी रात को। 2 दिन की दिहाड़ी नहीं मिलती तो कोई भूखा सोता है परिवार में, और हमेशा महिला भूखा सोती है। बच्चों को खिलाएगी, पति को खिलाएगी, बड़ों को खिलाएगी, खुद भूखी रहेगी। रो रही है इस देश की महिला। इसमें अत्याचार होता है, कोई सरकार का नहीं आता बचाने। जो अत्याचार करता है उसको बचाते हैं। हाथरस की बेटी को क्या हुआ? बीच रात में जलाया गया। उसकी माँ ने मुझे बताया, माँ ने उसको आखिरी बार देखा भी नहीं, देखने नहीं दिया। बीच रात में ले जाकर उसकी चिता जला ली। ना माँ ने देखा, ना पिता ने देखा। उन्नाव में क्या हुआ? यही पास में वो बेचारी उन्नाव की लड़की यहाँ रायबरेली आती थी अपना केस दर्ज कराने और सुनवाने, क्योंकि उन्नाव में उसका केस तक दर्ज नहीं हुआ। उसका बलात्कार किया, उसका अत्याचार किया, उसके बाद उसको जला के मार डाला, किसी ने मदद नहीं की। मैं जब उसके घर गई, उसके पिता ने रो रो कर मुझे बताया कि उसके खेत जलाए गए, उसके भाइयों को पीटा गया, उसकी भाभी को धमकाया गया, भाभी की 9 साल की बच्ची को धमकाया गया कि तू स्कूल जाएगी, देखना तेरे साथ भी ऐसा करेंगे। और एक उंगली नहीं उठाई मोदी जी ने, योगी जी ने। किसकी मदद की? जिसने अत्याचार किया। महिला इतना सहती है, इतना सहती है, और इन लोगों की ये हिम्मत की ये कहते हैं लो 5 किलो राशन पकड़ लो, चुप हो जाओ। क्या महिला को रोजगार नहीं देना चाहिए? क्या बहनों को अपने पैरों पे खड़ा नहीं होना चाहिए? मेरी बहनें सुबह भी काम करती हैं, पूरे दिन, शाम को भी काम करती हैं घर पे। किसी ने पहचाना है इनका संघर्ष? किसी ने नहीं पहचाना है। क्या ये सही है? क्या ये सही है कि इतने नौजवान संघर्ष कर रहे हैं रोज रोज नौकरी ढूंढने के लिए, रोजगार ढूंढने के लिए? कोई सेना में भर्ती होने के लिए दौड़ लगा रहा है 3 बजे 4 बजे रात को। मैंने आंखों से देखा है। नौजवान बच्चे, मैंने पूछा है क्या कर रहे हो बेटा इस समय, रात को ऐसे कैसे घूम रहे हो? दीदी हम दौड़ लगा रहे हैं, हमें सेना में भर्ती होना है। क्या होता है? मोदी जी अग्निवीर की स्कीम ले आते हैं, सारी उम्मीदें तोड़ देते हैं, सारी आशाएं तोड़ देती हैं। बच्चे परीक्षा देते, कोई उम्मीद नहीं है कि नौकरी मिलेगी। बच्चे इस उम्मीद से परिश्रम करते हैं कि हम सेना में भर्ती होंगे, इस देश के लिए जान दे देंगे, शहीद हो जाएंगे, और उन बच्चों की आशाएं आप तोड़ देते हैं। अग्निवीर की स्कीम लाते हैं, जाओ 4 साल नौकरी करो, सेना में वापस आओ, बेरोजगार हो जाओ, फिर से नौकरी ढूंढने के लिए भटकते रहना। ये दिया है मोदी जी ने। और इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण यह है कि जब चुनावी मंच पे आते हैं और आपसे वोट मांगते हैं तो एक आपकी काम की बात नहीं करते, एक बात नहीं बताते कि कितने रोजगार दिए, कि कितने महिलाओं के लिए स्कीम लाए,
एक बात नहीं बताते, बता नहीं सकते, इसलिए आपको डराएंगे, धमकाएंगे, आपको बोलेंगे कि भाई सावधान हो जाओ, ये बाकी पार्टियां धर्म के विरोधी हैं। धर्म के विरोधी कैसे बन गई कांग्रेस पार्टी? कैसे बन गई? जिसका सबसे बड़ा नेता महात्मा गांधी मरते दम तक हे राम कहते रहा, वो धर्म विरोधी पार्टी कैसे हो सकती है? जिसके सबसे बड़े नेता ने एक दुनिया में अनोखा आंदोलन किया आजादी के लिए, जो भगवत गीता की सीख पे चला, सत्य के पथ पर चला, अहिंसा पे चला, जो हमारे हिंदू धर्म की सीख है, वो पार्टी कैसे धर्म के विरोध हो सकती है? जिसके बड़े बड़े नेता इस देश के लिए शहीद हुए, इस देश को अपना धर्म माना, जिनका खून इस धरती में है, वो पार्टी कैसे धर्म की विरोधी बन गई? बस आपका स्वार्थ साधने के लिए आप कुछ भी बोल दो जनता को, जनता मान लेगी। ये सिलसिला हो गया है। अफसोस की बात यह है कि इन्होंने इतना झूठ फैलाया है, इन्होंने इतना भ्रम फैलाया है, इतनी नफरत फैलाई है लोगों के बीच में कि ये 2 चुनाव के लिए सफल हो गए। 10 साल गवा दिए, एक आपकी नौकरी की बात नहीं करता, एक आपके लिए जो किसानों के लिए कोई स्कीम, कुछ उनको मजबूत करने की बात नहीं करते। बस मंच पे आते हैं और अब तो फिजूल की बातें कि कांग्रेस पार्टी भैंस चुरा लेगी, कांग्रेस पार्टी गहने चुरा लेगी, एक्सरे की मशीन ले आएगी घर के अंदर। क्या फिजूल की बातें हैं, मजाक बना रखा है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, देश की जिम्मेदारी है, 140 करोड़ जनता की जिम्मेदारी है, आपके भविष्य की जिम्मेदारी है, निभा नहीं पाए। इसलिए हिम्मत नहीं है कि आपके सामने खड़े होकर अपने काम पे वोट मांगे। मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, मेरी दादी जी प्रधानमंत्री थी। एक बार दिखा दो कि किसी और बात पे आपसे वोट मांगा हो। आते थे आपके सामने, काम गिनाते थे, हमने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, और ये करना चाहते हैं आपके लिए, आपको मजबूत बनाने के लिए। क्या काम किया? आपके देश की संपत्ति आपके जेब में डालने का काम किया, बैंकों का सरकारीकरण किया, राष्ट्रीयकरण किया, और उन्हीं बैंकों से आज बड़े बड़े खरबपतियों के लोन माफ हो रहे हैं आपके पैसों से। यही पैसे हैं जो आपकी स्कीमों में जाने चाहिए, और आज आपके साथ ये विश्वासघात हो रहा है। आपके नेता इतने अहंकारी बन गए हैं, भाजपा के नेता, कि वो सोचते हैं कि कोई जवाबदेही ही नहीं है जनता की प्रति, कोई जवाबदेही नहीं है। आपके घरों में नहीं आते। मोदी जी वाराणसी के सांसद हैं, कितने गरीबों के घर गए हैं? कभी किसी किसान के साथ देखी है फोटो उनकी? कभी? अरे चेहरे पे एक वो सिलवट नहीं है, चमक रहे हैं हमेशा। पूरी हमसे ज्यादा चमकती है, महिलाओं से ज्यादा। क्या लगाते होंगे चमकने के लिए, हमें नहीं मालूम। हम तो थके, धूल से लिप्त। जो भी नेता है, कष्ट उसको करना चाहिए, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कितना बड़ा नेता हो, उसको कष्ट करना चाहिए कि जनता के बीच आए। नहीं तो जनता के जीवन के बारे में क्या समझेगा? आज मोदी जी तो ऐसे सलाहकारों से घिरे हैं जो उनसे डरते हैं। कौन बताएगा कि आपकी जीवन की सच्चाई क्या है? कि ये आंसू जो मेरी बहनें रो रही हैं क्योंकि महंगाई का सामना नहीं हो रहा है, ये सच्चाई है। कि ये नौजवान जो यहाँ खड़े हैं, जो नौकरी ढूंढते हुए भटक रहे हैं साल पे साल, इनका भविष्य नहीं बन रहा है, ये सच्चाई है। कि आवारा पशु जो आपके खेत चल रहे हैं, जिसके लिए आपको मचान लगा के पूरी रात बैठना पड़ता है, ये सच्चाई है इस देश की। मजदूर का शोषण हो रहा है, उसको ठीक दिहाड़ी नहीं मिल रही है, ये सच्चाई है इस देश की। कोई नहीं बताएगा मोदी जी को। मोदी जी कट चुके हैं जनता से। अब आ गया है समय बदलाव का। बदल डालो ये सरकार। बहुत हो गई नौटंकी, बहुत हो गए झूठ, बहुत हो गए ये 15 लाख वाले वादे, 2 करोड़ नौकरियों के वादे। आपका जीवन नहीं बदला। ये सच्चाई आपके जीवन की सच्चाई है, इसको पहचानो।
कोई टीवी पे दिखने वाली बड़ी सुनहरी चीजें नहीं हो रही हैं, ये तो सब इन्हीं के जीवन में है। बड़े बड़े सेठों के साथ दिखते हैं, बड़े महलों में दिखते हैं, ये सिर्फ इनके जीवन में तरक्की हो रही है। आज भाजपा इस दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गई है, दुनिया की। समझ रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ने 55 साल राज किया, ये लोग हमको भ्रष्ट कहते हैं। इन 55 सालों में कभी कांग्रेस पार्टी इस दुनिया की सबसे अमीर पार्टी नहीं बन पाई। 10 सालों में, मात्र 10 सालों में भाजपा दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गई। कैसे? कैसे? कहां से आए पैसे? कहां से आया ये सारा धन? इन्हीं बड़े खरबपतियों से जिनको आप सक्षम बनाते जा रहे हो। किन किन से चंदा लिया? आपको मालूम है, ये जो कोविड का टीका सबको लगा, आप सबको लगा? हाथ उठाओ। हाथ नहीं उठ रहा है जब से लगा। चलो मेरा तो उठ रहा है, 2 बार मुझे भी लगा, सबको लगा। इस टीके को बनाने वाले से 52 करोड़ रुपए चंदा लिया। गुजरात में पुल गिरता है, सैकड़ों लोग बह जाते हैं, उससे चंदा लिया बनाने वाले से। कैसे कैसों से चंदा लिया, जिसपे छापा मार रहे थे, छापे बंद कर लिए चंदा लेने के बाद। चंदा है कि वसूली? ये जो यहां हो रहा है रायबरेली में, इनके प्रत्याशी जो करते हैं वही उधर कर रहे हैं, वही इधर करा रहे हैं। गुंडई, वसूली, जनता को डराया धमकाया, ये सही राजनीति नहीं है भाइयों और बहनों। अब ये 10 बजे मुझे ये माइक बंद करना है। कितना टाइम है? 2 मिनट। इसके बिना बोल लेंगे क्या है? तो देखिए, सच्चाई आपके सामने है, आपको सिर्फ पहचानना है। जो नेता कष्ट करता है आपके लिए, जो आपको समझना चाहता है, आपके लिए अच्छी अच्छी स्कीम लाया है। कांग्रेस पार्टी कुछ गारंटी लाई है, जल्दी जल्दी बता देती हूँ। महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए सालाना, परिवार की सबसे बड़ी महिला के लिए। खेती के सारे सामान जीएसटी मुक्त होंगे। एमएसपी आपका जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो एक कानूनी अधिकार बनेगा। जो बच्चे स्नातक पास हैं उनको पहली नौकरी पक्की, 1 लाख रुपए सालाना मिलेंगे। पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून होगा। 5,000 करोड़ का फंड होगा नौजवानों के बिजनेस को शुरू करने के लिए। मजदूरी न्यूनतम 400 रुपए होगी प्रतिदिन। और शहरों में जिस तरह से मनरेगा गांव में है, उस तरह से शहरों में भी मिलेगा 100 दिन का रोजगार। ये सब कुछ स्कीमें हैं, लेकिन बहुत सारी हमने बनाई हैं आपके लिए, जो हम इस्तेमाल करना चाहते हैं सही राजनीति करने के लिए, सही ढंग से आपका विकास करने के लिए, ताकि जो देश की संपत्ति है वो वापस आपके हाथों में आए। आप मजबूत बने, आप सक्षम बने, आप अपना भविष्य बना पाए। अब मेरा टाइम हो गया। मैं जानती हूं कि आप राहुल भैया को जिताएंगे, क्योंकि मैं जानती हूं कि आप समझते हैं कि इस परिवार ने आपके लिए जान दिया है। बार बार इस परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी आपके लिए समर्पित रही है और समर्पित रहेगी। और आप समझते हैं कि जो जो विकास आपके क्षेत्र में हुआ है वो किसने किया है। तो भारी बहुमत से जिताइए ताकि आपके जीवन में तरक्की आए, क्योंकि जो हो रहा है आपके साथ वो गलत है, उसको दुरुस्त करना है। इस देश को फिर से सच्ची राजनीति चाहिए, एक ऐसी राजनीति जो सेवा और समर्पण पर आधारित हो। धन्यवाद। जय हिंद।